नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है इतिहास का आर्थिक निर्धारणवाद कार्ल मार्क्स के अनुसार। इतिहास के आर्थिक निर्धारणवाद में कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया वो इस प्रकार है कि 6 अवस्थाओं में कार्ल मार्क्स ये समझा रहे हैं कि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई उसके पीछे आर्थिक कारण निहित है। कार्ल मार्क्स मजदूर वर्ग का उत्थान और पूंजीपति वर्ग का विरोध करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा विश्व आपके सामने पड़ा। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण में ऐतिहासिक घटनाओं का जो विवरण है या इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है। ये इतिहास में अतीत में जो कुछ भी हमें समझाया गया या एग्जाम्पल दिए गए उसमें 6 अवस्थाओं को उल्लेखित किया गया। कार्ल मार्क्स इन 6 अवस्थाओं में जो संघर्ष समझा रहे हैं उसमें आर्थिक कारणों पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारक हैं और साम्यवादी विचारक जो बहुसंख्यक वर्ग है, पीड़ित वर्ग है या शोषित जिसका शोषण होता है या जिसके पास मात्र शारीरिक श्रम है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर किसान वर्ग है, उसके बारे में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। लाखों लोग इसे ईश्वर मानते हैं, लाखों लोग इसे पिशाच मानते हैं। मार्क्स के प्रति ये दृष्टिकोण है, यानी जो ईश्वर मानते हैं वह वर्ग तो कार्ल मार्क्स उस वर्ग को तो लाभान्वित करना चाहता है, उसको प्रोग्रेस बनाना चाहता है, उनका विकास चाहता है, उन्हें हक दिलाना चाहता है। जो लोग पिशाच मानते हैं यानी पूंजीपति वर्ग, वो उसका अंत चाहते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे कि इन 6 अवस्थाओं में सबसे पहले बताया गया आदिम युग। आदिम युग, दास युग, सामंत युग, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र और फिर है साम्यवाद। यानी आदिम युग एक ऐसा युग है जो व्यक्ति अकेला जीवन यापन करता है, जहाँ मिला खा लिया, जहाँ मिला रह लिया, यानी ज़्यादा उसका परिवार नहीं है। जंगल में रहने वाला मानव, एकांकी जीवन जीने वाला मानव, आदि मानव, यानी उसमें तेरे मेरे की अभी भावनाएं भी नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे वह अपने परिवार में जब संख्या की बढ़ोतरी होने लगती है या जनसंख्या बढ़ने लगती है, यानी 1 से 2, 2 से 4 परिवारों का विस्तार होता है, तो आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। तो कहा गया दास युग। दास युग का मतलब हुआ कि एक स्वामी वर्ग है, दूसरा दास। स्वामी हम उस वर्ग को मानते हैं जिसके पास संसाधन है, और दास वह वर्ग बताया गया जो उसके यहाँ कार्य करता है। यानी शोषण की प्रकाष्ठा नहीं है, ज़्यादा शोषण अत्याचार का मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी वो जिसके पास संसाधन है और दास वो जिसके पास शारीरिक श्रम है, जो मालिक के यहाँ सेवा करके अपना भरण पोषण कर रहा है। फिर वर्ग में जो बदलाव आता है वो है सामंतवाद। सामंतवाद में जैसे भूमि और पूंजी दोनों चीज़ें आ गई। सामंत जमींदारी प्रथा या जिसके पास भूमि है, पूंजी है, वो वर्ग हो गया। तो इसमें हम ये फिर बता रहे हैं दूसरा वर्ग जो है वो एक स्वामी वर्ग है, दूसरा वर्ग उसके यहाँ समर्पण भाव से कार्य कर रहा है, यानी स्वामी के यहाँ वह रोजगार प्राप्त करके अपना जीविका उपार्जन कर रहा है।
धीरे धीरे ये अवस्थाएं बदलती जाती हैं। फिर आता है पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अवस्था जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति ये हमें संकेत देती है कि भूमि, पूंजी, कल कारखाने सबका स्वामित्व पूंजीपति वर्ग के पास है। और पूंजीपति वर्ग सेलेक्टेड वर्ग है, वर्ग विशेष वर्ग है। और दूसरा वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जो उसके यहाँ लेबर के रूप में काम कर रहा है, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के साथ ही ये भी एक पहलू सामने आया कि पूंजीपति वर्ग जो है वो बहुत अधिक संपन्न होना चाहता है, एकाधिपत्य चाहता है। एकाधिपत्य विश्व बाजार की स्थापना चाहता है, यानी दूर दूर दराज तक मेरा माल ही बने और मेरा ही बिके। तो पूंजीपति वर्ग इस एवज में श्रमिक वर्ग से बहुत अधिक काम लेता है, बदले में बहुत कम दाम दे रहा है, यानी शोषण बढ़ जाता है और असमानता भी बढ़ जाती है। एक अधिक संपत्तिशाली होना चाहता है, दूसरे के पास पूर्णतः भोजन की व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही। तब एक ऐसे वर्ग का उदय बताया गया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद यानी वही मार्क्स का नारा कि विश्व के मजदूरों आप एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो कहा जाता है कि पूंजीपति वर्ग कई जगह पर बिखरे हुए कार्यों को एक जगह स्थापित कर लेता है, फैक्ट्री लगा लेता है। 10 जगह काम करने वाले मजदूर जब एक फैक्ट्री में मिलकर काम करने लगे तो उनका कम्युनिकेशन हुआ, आपस में आदान प्रदान विचारों का हुआ। सबकी एक जैसी समस्याएं हैं, सब संगठित होकर अपने नेतृत्व का निर्माण करने की सोचने लगते हैं, संघर्ष करने की सोचने लगते हैं, आवाज़ उठाने की सोचने लगते हैं। तो उदय होता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम, यानी जो बहुसंख्यक वर्ग है उसका एक दल बन गया, एक नेता बन गया, एक कार्यक्रम बन गया और सिद्धांततः वो लोग संघर्ष के लिए तैयार हो गए, व्यवहार में उसे लागू करने के लिए तैयारी कर ली गई। तो अंततः जब फिर काम के घंटों का निर्धारण नहीं था, शोषण बहुत अधिक था, मजदूरी के लोह नियम थे, बहुत कम दाम दिए जाते थे, तो ये सब समस्याओं का निवारण सर्वहारा वर्ग का अधिनायक यानी सर्वहारा वर्ग ने शासन सत्ता को अपने हाथों में लिया। फिर होती है साम्यवाद की स्थापना, यानी फिर मजदूरी के नियमों का निर्धारण होता है, वेतन भत्तों का निर्धारण होता है, काम के घंटों का निर्धारण होता है, विश्राम का निर्धारण होता है, हर चीज़ काम के बदले में दाम। वर्ग विहीन समाज, राज्य विहीन समाज, सभी को काम के बदले में दाम दिया जाए, इसको साम्यवाद नाम दिया गया। यानी यहाँ पर हक अधिकार की बात हुई और सबको मेहनत के बदले जो व्यक्ति ने जितना श्रम दान किया है यानी मेहनत मजदूरी की है उसको उतना पेमेंट या वेतन दिया जाएगा। इस तरह से पूंजीवाद का अंत किया गया या अंत होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मार्क्स के दृष्टिकोण में साम्यवाद की स्थापना अंतिम लक्ष्य पर फिर आ गई। फिर इस सिद्धांत की आलोचना ठीक उसी प्रकार से की गई जैसे हमने पहले वाले सिद्धांत में बताया कि 6 अवस्थाओं में जो समाज को इन्होंने बांटा है वहाँ भी 2 ही वर्ग बताए, आदिम युग, दास युग, सामंत युग, पूंजीवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक और साम्यवाद। टोटल जो 6 वर्ग है कि समाज इतिहास में सदैव संघर्ष होता रहता है और संघर्ष से एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसको कहा गया साम्यवाद। तो फिर
आलोचक आलोचना करते हैं उसी बेस पर कि दो वर्गों में विभाजन अनुचित है। मध्यम वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, वकील, शिक्षक, यानी ये सब समाज के प्रबुद्ध वर्ग आ जाते हैं, जिनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। केवल पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग से ही समाज संचालित नहीं होता, समाज में अनेक वर्गों से उनके योगदान से प्रोग्रेस संभव हो पाती है। फिर बात आई कि समाज सहयोग से चलता है, संघर्ष से नहीं। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष पर बल दिया। आज यदि अपन राज्य स्तरीय विदेश नीति सिद्धांत कार्यक्रमों को भी देखें तो पूंजीपति वर्गों को विकासशील देशों को पूंजीपति वर्ग देशों की महती आवश्यकता है। साम्यवादी देशों को पूंजीपति देशों को साम्यवादी देशों की आवश्यकता है। उन्होंने अपने मार्केट खोल दिए। हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को यथार्थ रूपों में सही नहीं मान सकते। फिर पहलू आया कि इतिहास में केवल संघर्ष बता रहे हैं। दो वर्गों में सदैव संघर्ष ही होता रहे। समाज संघर्ष से नहीं चलता है। समाज में संघर्ष एक पहलू है, सहयोग भी चलता है। पारस्परिक मेल मिलाप, सहयोग, सामंजस्य, कोऑपरेशन के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर वर्गविहीन समाज, आप देखिए इतना संविधान की सर्वोच्चताएं हैं, इतने लिखित में कानून है, उसके बाद भी वर्गों में बटा हुआ समाज भी दिखाई देता है। सैद्धांतिक तौर पर बहुत प्रयास है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसे पहलू हैं जो वर्ग विभेद उत्पन्न कर देते हैं। वर्गविहीन समाज संभव नहीं है। इसके बाद साम्यवाद अंतिम अवस्था बताई, जबकि आलोचक कहते हैं साम्यवाद अंतिम अवस्था नहीं है। जो साम्यवादी देश है वहाँ भी अन्य विचारधाराएं भी काम करती हैं। या राज्यविहीन समाज, ये भी संभव नहीं। लोक कल्याणकारी राज्यों में राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देते हैं। मौलिक अधिकारों की अनुपालनाएं और नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन कर लोक कल्याण को स्थापित किया जा रहा है। तो हम किसी वर्ग विशेष के आधार पर राज्य की भूमिका को नहीं समझा सकते। तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण में कल्पना, वर्ग विभेद या वर्गों में संघर्ष या साम्यवादी सिद्धांत पर ज़्यादा बल या समाज संघर्ष पर आधारित बताया गया। आलोचक इसे सही नहीं मानते। इस प्रकार हम इसके सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और इतिहास में केवल आर्थिक कारणों से ही संघर्ष होता है, ये सही नहीं कहा जा सकता। संघर्ष, आंदोलन या विपरीत परिस्थितियाँ वो अन्य कारणों से भी हो सकती हैं। सामाजिक पहलू भी हो सकते हैं, आर्थिक पहलू भी हो सकते हैं, धार्मिक पहलू भी हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। नमस्कार।